हेलो, नमस्कार, आदाब और सलाम। मैं हूं असद मिर्ज़ा, हाज़िर हूं आपके पसंदीदा प्रोग्राम विश्व दर्पण के साथ। आज के प्रोग्राम में हम किसी सियासी टॉपिक या सियासी मौज़ू के ऊपर बात नहीं करेंगे, बल्कि हम आपको एक ऐसी तफ़सील बताएंगे जिससे कि आप भी दंग रह जाएंगे कि आखिरकार ये कॉरपोरेट कंपनियां या बड़ी-बड़ी कंपनियां किस तरीके से अपना कारोबार चलाती हैं और किस तरीके से अपने कारोबार के हक़ में हवा बनाने के लिए मुख्तलिफ़ ममालिक के पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स यानी कि वहाँ के सियासतदानों और वहाँ के नौकरशाहों के अलावा पब्लिक के खिलाफ काम करती हैं और अपने एम्प्लॉइज़ या अपने यहाँ काम करने वाले लोगों के लिए भी काम करती हैं। आप में से अक्सर लोगों ने अभी तक एक न एक मर्तबा किसी न किसी टैक्सी से ज़रूर सफ़र किया होगा और आजकल हिंदुस्तान में दो कंपनियां जो हैं वो बड़ी नुमायां हैं इस टैक्सी कारोबार में। इनमें से एक ओला है जो कि हिंदुस्तानी कंपनी है, दूसरी है उबर। उबर जब से शुरू हुई है तब से ये मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज या मुख्तलिफ तनाज़ात का शिकार रही है। हम आज के प्रोग्राम में आपको इन्हीं कंट्रोवर्सीज और इन कंट्रोवर्सीज पर कंपनी की तरफ से क्या स्टैंड या क्या मौक़िफ़ लिया गया है इसकी तफसीलात मुहैया कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हमारे वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड हो वो फ़ौरन आपके इनबॉक्स तक पहुंच सके। तो आइए अब बात करते हैं उबर की। उबर का असल नाम है उबर टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेटेड और ये कंपनी मार्च 2009 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में शुरू की थी दो लोगों ने, गैरेट कैंप और ट्राविस क्लानिक। अभी हाल ही में बरतानवी अखबार गार्जियन और अमरीकी अखबार दी वॉशिंगटन पोस्ट ने एक खुफिया इन्वेस्टिगेशन या तहकीक की और इस तहकीक में या इस इन्वेस्टिगेशन में उनको मार्क मैकगैन नामी एक लॉबिस्ट की भी मदद मिली, जिसके ज़रिए उन्होंने सन 2012 से लेकर सन 2017 तक के ट्रेविस क्लानिक के, जो कि एक तरीके से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे उबर टेक्नोलॉजीज के उस ज़माने में, उनके मुख्तलिफ ईमेल्स, उनके मुख्तलिफ मेमोज और उनके मुख्तलिफ डाटा जो है वो कंपनी से लेकर इन अखबारात को मुहैया कराए। इन ईमेल्स, डाटा और मेमोज की कुल तादाद 1,24,000 से भी ज़्यादा है और इनके मुताबिक उबर, जो कि दुनिया के 72 मुल्कों में मौजूद है, 10,500 शहरों में वो अपना कारोबार चलाती है और उसके 1 करोड़ से ज़्यादा माहाना यूज़र्स हैं और रोज़ आना वो कम से कम 19 करोड़ ट्रिप्स पूरी दुनिया में करती है। उसके मुताबिक कंपनी शुरू से ही ऐसे कारोबारों में शामिल रही है जो कि आप खालिसतन बिजनेस एथिक्स या बिजनेस के तकाज़ों के हिसाब से सही नहीं कह सकते हैं। इन ईमेल्स और इन मेमोस से जाहिर होता है कि शुरू से ही, यानी कि सन 2009 से जब उबर ने सैन फ्रांसिस्को में अपना कारोबार शुरू किया, तभी से उसे पब्लिक और ख़ास तौर से लॉ इन्फोर्समेंट यानी कि कानून साज इदारों, जिसमें कि पुलिस सबसे ज़्यादा आगे थी, उनसे मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। इसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि आमतौर पर यह तसव्वुर किया जाता था कि उबर की टैक्सियाँ या उबर की कैब्स जिस भी शहर में जाएंगी वो वहाँ पर मौजूद टैक्सी चलाने वालों के खिलाफ काम करेंगी। उबर का अपने डिफेंस में ये कहना था कि वो ऐसा कोई भी काम नहीं करता है जिससे कि मकामी शहरों के टैक्सी चलाने वालों को कोई खसारा हो, बल्कि वो अपने ड्राइवर्स को इतने ज़्यादा पैसा देता है कि वो आमतौर से टैक्सी चला के उतने पैसे नहीं कमा सकते हैं। उबर का कहना था कि वो अमेरिका में अपने ड्राइवर्स को तकरीबन $20 पर घंटे के हिसाब से पेमेंट करता है, यानी हर 1 घंटा टैक्सी चलाने के लिए वो अपने ड्राइवरों को $20 पे करता है। लेकिन यहाँ पर उबर ये छुपाया जाता था कि उसमें से वो अपना कितना कमीशन काटता है, टैक्सी मेंटेनेंस या ऐप यूज़ करने के लिए वो कितना सरचार्ज काटता है और दर हकीकत उस ड्राइवर को $20 के बजाय कितने डॉलर हाथ में आते हैं, ये बताने से उबर ने हमेशा गुरेज किया। इसके अलावा उबर का कहना था कि वो समाज में फैली हुई बेरोज़गारी या अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए उबर के ज़रिए समाज में नए एम्प्लॉयमेंट के ज़राए पैदा कर रहा है।
جبکہ اوبر کے مخالفین کا کہنا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ دراصل موجودہ ٹیکسی کمپنیز کو ختم کر کے اور لوکل یعنی کہ مقامی قانونوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اپنا کام کر رہا تھا۔ اور یہ بات سب کے سامنے اس چیز سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ اوبر کبھی بھی اپنے آپ کو اوبر ٹیکسی کمپنی یا اوبر کیبس نہیں کہتا ہے، بلکہ وہ اوبر ٹیکنالوجیز کے نام سے چلتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ اوبر نے مختلف دوسرے بزنسز میں بھی اپنی شروعات کر دی ہے۔ ان میں سے آپ کے گھر کا سامان لانا، آپ کے لیے لوکل جگہوں سے سامان خرید کے آپ کے گھر پہنچانا، کوریئر ڈیلیوریز، اور اس کے علاوہ سن 2015 اور 16 میں اس نے بنا کسی ڈرائیور کے چلنے والی یا روبوٹ کے ذریعے چلنے والی یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے چلنے والی کاروں کا بھی ایکسپیریمنٹ کیا، جو کہ ایک آدمی کی ہلاکت ہونے کے بعد ختم کر دیا گیا۔ لیکن یہاں پر بات یہ ہونی ہے کہ اوبر کن ان حرکتوں میں شامل ہے جن کو کہ آپ قانون مخالف کہہ سکتے ہیں۔ اوبر کے اوپر سب سے بڑا الزام یہی ہے کہ وہ جس بھی شہر میں جاتا ہے وہ وہاں کے موجودہ ٹیکسی نظام کو منتشر کرنے کے لیے یا اسے ختم کرنے کے لیے ایسے تدابیر یا ایسی اسکیمز لاتا ہے کہ وہاں کے لوکل پولیٹیشنز، لوکل بیوروکریٹس، لوکل پولیس آفیسرز اور لوکل مقامی آبادی کے لوگ اوبر کے خلاف ہوتے ہوئے بھی اس کو ماننے کے لیے یا اس کو کاروبار کرانے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے اوبر مختلف ذرائع کا استعمال کرتا ہے جنہیں کہ آپ کسی بھی طریقے سے بزنس ایتھکس یا صاف کاروباری طریقے نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ان ای میلز کے ذریعے گارجین اخبار نے یہ ظاہر کیا ہے کہ اوبر نے ایک امریکن اکانومسٹ اور 3 فرینچ اکانومسٹ کو اپنی مدد کے لیے کنسلٹنسی بیسس پر پیسے دے کر معمور کیا تھا کہ وہ اوبر کے حق میں ایسی رپورٹیں بنائیں کہ اوبر سماج میں بڑھتے ہوئے انمپلائمنٹ اور انیکویلٹیز کو کس طرح دور کر رہا ہے، کس طریقے سے وہ اپنے امپلائیز کی مدد کرتا ہے، اور کس طریقے سے ان کی کمپنی ایک نئی جدید ٹیکنالوجی اس فیلڈ میں لا رہی ہے۔ اور یہ رپورٹس ان پہ ٹھپا لگتا تھا کسی اکانومسٹ کا یا کسی ایسے ریسرچ اسکالر کا جس کا نام پوری دنیا میں جانا جاتا تھا، اور ان رپورٹس کو اوبر پیسے دے کر خریدتا تھا اور ان کا استعمال مختلف ممالک، مختلف شہروں کے سیاستدانوں، بیوروکریٹس اور پولیس آفیسر سے نمٹنے کے لیے کرتا تھا۔ وہاں پر ایک ایسا پبلک نیریٹو یا بیانیہ بنا کے مختلف اخبارات یا مختلف ٹی وی چینلز کے ذریعے کہ ہوا اس کے لیے سازگار بہنی شروع ہو جائے اور اس کا کاروبار بخوبی چلتا رہے۔ اوبر پر یہ بھی الزام ہے کہ اس نے مختلف ممالک کے بڑے بڑے سیاستدانوں کو بھی اپنے اثر میں لانے کی کوشش کی، اور ان میں نام آ رہا ہے امریکی صدر جو بائیڈن کا، جرمن چانسلر اولاف شولز کا، یو کے ٹرانسپورٹ منسٹر رہے جارج آسبارن کا، اور خاص طور سے ایمینوئل میکرون کا، جو کہ اس زمانے میں فرانس کے فینانس منسٹر ہوتے تھے، اور انہوں نے ایسی پالیسیز بنائی جس سے کہ اوبر کی فرانس میں آمد آسان ہو گئی۔ ایمینوئل میکرون کا کہنا تھا کہ وہ لیفٹسٹ یا دائیں بازو کی پالیسیز کے تحت عوام میں زیادہ روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے اوبر کی مدد کر رہے تھے، لیکن فرانس کی لیفٹسٹ پارٹیز کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے ایمینوئل میکرون نے اوبر کی مدد کی وہ ان کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اوبر پر یہ الزام بھی لگتا چلا آیا ہے کہ اس کے مختلف اعلیٰ افسران کمپنی کے اندر سیکشول ہراسمنٹ کیسز کے اندر بھی مبتلا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ اپنے امپلائیز کو یا اپنے اعلیٰ افسران کو باقاعدہ یہ ٹریننگ دیتے تھے کہ کس طریقے سے آپ کو پبلک میں اپنے حق میں ہوا قائم کرنے کے لیے کن چیزوں کا سہارا لینا پڑ سکتا ہے، اور کن بیانات کو آپ کس طریقے سے استعمال کریں کہ وہ ملک اور اس ملک کے باشندے آپ کی کمپنی کو اپنانے پر مجبور ہو جائے۔ یہاں ہم ذکر کرتے چلیں ہندوستان کا۔ بھارت میں اوبر کی آمد 2014 سے پہلے ہوئی تھی، لیکن اوبر کے اوپر سن 2014 میں اس کے ایک ڈرائیور کے ذریعے ریپ کیے جانے کے معاملے نے اوبر کو یہاں پر سرخیوں میں لا دیا تھا۔ لیکن اپنے ڈیفینس میں یا اپنے دفاع میں اوبر کا کہنا تھا کہ وہ ساری چیزیں کر رہا تھا جو کہ لوکل لاس کے مطابق کی جاتی ہیں۔
अब लोकल अथॉरिटीज़ ने जब उस ड्राइवर को कमर्शियल लाइसेंस दिया तो उन्होंने उसके कैरेक्टर की क्यों देखभाल नहीं की, ये उनकी जिम्मेदारी है, ना कि ऊबर की। यानी कि एक तरीके से ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में ऊबर का गेम प्लान या तरीक़ाकार एक ही रहा कि वो लोकल रूल्स के खिलाफ जाता है और उन्हीं रूल्स को जिम्मेदार ठहराता है वायलेंस होने की या ऊबर के खिलाफ कोई बयानिया बनाने के लिए। और उसका कहना होता है कि वो उन मुल्कों के सारे कानून मानने के लिए तैयार है और उनकी पाबंदी करता है। लेकिन जब अगर वही कानून उसमें कोई कमी हो तो उसमें ऊबर की क्या खता है। ये ऊबर का शुरू से ही मौक़िफ़ रहा है और इसको लॉबिस्ट जो है, जो कि एक तरीके से मैं यहाँ बताते चलूँ कि एक लॉबिस्ट का काम क्या होता है। एक लॉबिस्ट का काम ये होता है कि वो किस तरीके से किसी मुल्क या किसी कंपनी के लिए किसी दूसरे मुल्क में साजगार माहौल बनाने के लिए वहाँ के सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर और वहाँ के पब्लिक ओपिनियन पर किस तरीके से नए बयानात, नए स्टेटमेंट्स, नए बयानी के ज़रिए उस कंपनी के हक़ में हवा बनाने या साजगार माहौल बनाने के लिए काम कर सकता है। और ऊबर यहीं पर इन इकोनॉमिस्ट से, उसके अलावा दूसरे एक्सपर्ट्स से अपने हक़ में रिपोर्ट्स लिखवाता था और उन रिपोर्ट्स को मुख्तलिफ ममालिक के ज़राए इब्लाग या मीडिया के ज़रिए अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करता था और साथ ही साथ मुख्तलिफ मुल्कों के लोकल कानूनों को, लोकल रूल्स को, लोकल लॉस को बरोए इल्ज़ाम रहता था कि उनमें खामी है, ऊबर के कारोबार करने के तरीक़े में कोई खामी नहीं है। अभी तक ऊबर के ख़िलाफ़ ये सारी मामलात जो हैं वो 10 जुलाई को वॉशिंगटन पोस्ट और गार्जियन अखबार ने अपने एडिशन में शाया किए थे, लेकिन अभी तक ऊबर की इसके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि शायद ये इल्ज़ामात नहीं हैं बल्कि हकीकत है और वाकई में ऊबर ऐसे काम कर रहा था जिन्हें कि आप कानून मुखालिफ या एंटी लॉ या साथ ही साथ एंटी ह्यूमन भी कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ एक तरफ वो अपने एम्प्लॉइज़ को बचाने की कोशिश करता था, वहीं अपने एम्प्लॉइज़ को यानी कि ड्राइवरों को, जो कि उसके पूरे कारोबार के लिए सबसे बुनियादी काम कर रहे थे, उन्हें कम से कम पैसे देने की कोशिश करता था। हम इस खबर पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे और अगर ऊबर की तरफ से उसके दिफा में कोई बात सामने आती है तो हम आपको उससे ज़रूर आगाह कराएंगे। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपनी राय से आगाह कराते रहें। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।